अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर आज इंतहाई अहम समाअत हुई। बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से और अदालत की जानिब से राना शमीम और जो तमाम मुल्जिमान हैं इस तमाम तर मामले के अंदर उन सब पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने आज रिमार्क्स दिए कि इस केस की कार्रवाई को तौहीन अदालत के तौर पर ना लिया जाए, बल्कि उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये एक बयानिया बना हुआ है कि अदालत के जजेस समझौता करते हैं। राना शमीम के बयान हल्फी के जो बेनिफिशरी हैं उनको यहां से रिलीफ मिला और बाकायदा तौर पर आज चीफ जस्टिस की जानिब से बनाया गया कि ये पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है। साथ साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यह बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। बहरहाल बड़े अहम आज रिमार्क्स रहे। मजीद आगे क्या होने जा रहा है इस केस में, तमाम तर सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाहिर है काफी दिनों से मुल्की सियासत में डील की बाज़गश्त सुनाई जा रही है, बड़ी कयास आराइयां हो रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर। इसके साथ साथ अपोजिशन भी बड़े बड़े दावे कर रही है नवाज शरीफ की एक तो वतन वापसी को लेकर, फिर कुछ खबरें इस तरह की भी रिपोर्ट हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ये दावे कर रही है कि पीटीआई के तकरीबन 29 के करीब लोग जो हैं वो हमसे राबिते में हैं। ये क्या चल रहा है? फिर हुकूमत जो है वो मिनी बजट लाने की भी तैयारी कर रही है, तो अपोजिशन क्या मिनी बजट की मंजूरी को ये जो दावे कर रहे हैं इसके बावजूद कि वो रोक सकेगी? सब पर तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं कानून ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख्वाजा नवीद साहब, ये जो राना शमीम, जी थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। ख्वाजा साहब, ये राना शमीम साहब का ये जो मामला है आज बड़े अहम रिमार्क्स रहे अदालत के भी, जाहिर है आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। ये मामला आप कहाँ जाता देख रहे हैं? तमाम मुल्जिमान पर यह फैसला किया गया है कि 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी फर्द जुर्म, यानी आज वो दिन था कि वो मतलब अदालत अगर चाहती तो इनकी एक्सप्लेनेशंस या उनको कबूल करके तो मामले को रफा दफा कर सकती थी, लेकिन अदालत ने समझा कि ये मामला रफा दफा करने वाला नहीं है, इसमें बाकायदा वर्डिक्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये जितने भी कंटेम्नर्स हैं तो इनके ऊपर बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाए कि इन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तो अब वो जब वो फर्द जुर्म जिसे चार्ज कहते हैं फ्रेम होगा तो उसकी फिर देखें क्या वर्डिंग आती है, और आया वो सिर्फ कंटेम्प्ट कर महदूद रहती है या उसको और आगे बढ़ाकर एक्सप्लेन करके सारे मामले को उसमें कवर किया जाता है। तो फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि ये लोग जो आज तक आ जा रहे थे अदालत में बतौर मेहमान अदाकार, तो अब जो है ये बतौर मुल्ज़म आएंगे, क्योंकि कंटेम्नर जो होता है वो एक्यूज्ड होता है और उसके बाद जब उसका चार्ज फ्रेम हो जाता है तो फिर तो वो चार्ज शीटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज जो रफा दफा हो सकता था या माफ़ी तलाफ़ी हो सकती थी, तो अदालत ने माफ़ी तलाफ़ी की तरफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को बाकायदा प्रोसिक्यूट करके और इंसाफ के मुताबिक उनको तकाज़ों को पूरा किया जाए और जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका उसी हिसाब से फिर काम किया जाए। ठीक है, आगे कानूनी इसका प्रोसीजर क्या होगा? ज़ाहिर है फर्द जुर्म आयद करने के बाद ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे ख्वाजा साहब से, लेकिन एहतशाम साहब, आज अदालत ने तो ये कह दिया है कि तो इन्हें अदालत का मामला नहीं, ये तो हमारा एहतसाब हो रहा है, ये कोई मामूली केस नहीं है। फिर ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी कह रहे हैं कि पूरा एक बयानिया बनाया गया है, अदालत भी यही बात कर रही है। तो ये सूरत हाल कहाँ जाती देख रहे हैं आप? सोनिया, मैं भी एक आध कमेंट देके मैं भी देखिए, जहाँ इसने अपनी मंजिल पे पहुंचना था, अब तो ये मंजिल तो पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं। यानी आज फर्द जुर्म आयद होने की डेट मिल गई है, 7 तारीख दी है शायद उन्होंने, तो 7 तारीख को जब इनको खड़ा किया जाएगा तो इनको आज तो जिस तरह से ऐसे अटेंड करने के था उस दिन आप मुल्ज़म की तरह खड़े होंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि भाई तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने ये करके अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है या फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की है या अदालत की इज्जत को
कमी में लाने की कोशिश की है। तो और इस तरह जो भी जुर्म लिखेंगे वो उसकी ठीक है, लैंग्वेज आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एहतशाम साहब की तरफ जाऊंगी। एहतशाम साहब, ये मामला आप कहाँ जाता देख रहे हैं? ये लीगल तो एक अपनी उसकी है ही, लेकिन ये सियासी तौर पर भी आपको क्या लगता है कितना बड़ा एक PMLN के लिए, खासकर नवाज शरीफ साहब के लिए, खुद राना शमीम के लिए दर्द सर बन गए? सुनिए, मैं भी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देके ख्वाजा रवी साहब से सवाल पूछूंगा। देखें, ये केस जो है ख्वाजा साहब 2 महाज पर लड़ने की कोशिश की जा रही है और बड़ा प्लान करके सारा कुछ हुआ है। अगर आप पिछले चंद दिनों की कार्रवाई देखें जो इस मुल्क में हुआ नवाज साहब की वापसी के हवाले से, और जब से ये अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतहर मिनारा साहब की अदालत में जो कुछ हो रहा है, इसको सब कुछ आप मिला के देखें तो आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। अब जो PMLN के लोग हैं वो बड़े पुराने लोग हैं और जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं सबको पता है कि तरीका वारदात उनका क्या होता है। अभी आप देख लें कि अयाज सादिक साहब जिस तरीके से गए लंदन, वहाँ ख्वाजा साहब जाके जिस तरीके से मुलाकात की और आके उन्होंने बयानात दिए 2-3 जगहों पे कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, 20 जनवरी को वापस आ रहे हैं और मैं खुद लेके आऊँगा, वो उससे पहले भी आ सकते हैं। राना सलाउद्दीन साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी हाँ, अयाज सादिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि शायद हकान अब्बासी ने उन दोनों को कंट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा नवाज साहब ने कोई फैसला नहीं किया आने का, वो नहीं आ रहे, अभी कुछ पता नहीं है क्या आना है। अब 2 चीज़ें जो सियासी मैदान में हुई हैं वो ये कि किस तरीके से सियासी तौर पे जिनको मैसेज देना है उन पर दबाव डाल के उनको लाया जाए, और एक ये कि जी किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाया जाए कि वो अगर कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो उनसे क्या हम रिलीफ ले सकते हैं। अब 2 चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई। एक तो यह है कि अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे, जिस तरह ख्वाजा साहब ने बताया, अपना ज़हन बता दिया कि भाई ये एक मामूली नौयत की सोनिया, ये तोहनी अदालत का केस नहीं है। ये आपने पूरी कोर्ट को जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, तमाम जजों को स्कैंडलाइज किया है। जी हाँ, ये इतना आसान केस नहीं है कि इसे आसानी से जान छुड़ाई सके। अब दूसरी तरफ बात यह है कि जो आने की बात हो रही थी सोनिया, वो तो अब रुक रही है, इसलिए कि जो लीगल माइंड है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, एहसन बोन साहब जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो एक प्लान बना के लेके जा रहे हैं, कुछ और सुना है, बाकी कुछ वकला भी बरादरी के लोग भी जाएंगे कि जी ठीक है पिटीशन लेके जानी है, क्या ग्राउंड बनाते हैं देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जी पनामा केस में जो सज़ा हुई थी वो नज़रसानी की भी दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, अब किस बुनियाद पे जाएंगे। लोगों का ख्याल है कि जी सिवाय इसके कि कानून साजी की जाए, और ये कानून साजी तो ख्वाजा साहब इनके दौर में नहीं हो सकती, PTI वाले तो नहीं करेंगे, अगले दौर में किसी वक्त हो सके जिससे वो न सिर्फ रिलीफ मिले बल्कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो। फिर लोग साथ साथ इफ्स एंड बट के साथ ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं कि पहली सीढ़ी तो मरियम नवाज साहबा की है। मरियम नवाज साहबा अगर यहाँ से उनको रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देती है, बाज़ औक़ात वो असल में लोग भी जब बयान देने लगते हैं, ख़ास तौर पे सियासी लोग, तो वो फिर लंबी छोड़ने के ऊपर आ जाते हैं कि अभी तो बात ये हो रही है कि मौसूफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे और कब आ रहे हैं। अब वो आने के साथ साथ उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा रहा है और चौथी मरतबा ये भी बनाया जा रहा है, और कई तरफ से वो कहते हैं कि बस उनके आते ही, हाँ तो ये बात है, उनके आते ही जो है सारी सजाएं ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी, और ये सारी लंबी लंबी कहानियाँ। तो बस हमारे यहाँ जब लोग छोड़ते हैं तो फिर छोड़ते ही चले जाते हैं, सामने वाला लपेटता रहता है। एक चीज़ बताएं, इस बात में कितना आप देखते हैं लीगली इसमें वजन है कि जी अगर मरियम नवाज साहबा को यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है और वो एहतसाब अदालत का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करती है और उनको बरी कर देती है, तो इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब उठा सकते हैं। वो फिर इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये भी आर्गूमेंट दे रहे हैं, वो तो सर ये होता है ना कि हाँ जी जी जी, अब सेम फैक्ट्स के ऊपर अगर एक जजमेंट आ जाए तो उसे हमारी जुबान में कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि अगर एक आदमी को जो आप रिलीफ देंगे तो आप फिर दूसरे आदमी की वो रिलीफ रोक नहीं सकते। जैसे एक केस में 2 मुलजम हैं और दोनों का केस एट पार होता है, तो एक मुलजम को अगर पहले जमानत मिल जाती है तो दूसरे को ऑटोमेटिक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाती है, यानी उसकी जमानत का होना जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को ऑलरेडी मिल गई है इसका और उसका केस एक ही होता है, तो फिर 2 फैसले नहीं होते, फैसला एक ही होता है। तो इसका मतलब है ख्वाजा साहब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है उनके खदशात बड़ी हद तक ठीक हैं, जो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को
रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया गया तो उन्होंने कहा कि जी फिर तो आप जेलों के दरवाजे खोल दें कि अगर जो जिसकी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं फिर तो बाकी लोगों को भी रिलीफ दिया जाएगा जितने जेलों में लोग बैठे हैं। मतलब वो देखे ना, जो प्रेसिडेंट बन जाती है। मैंने 1995 था शायद, तारक बशीर वाला एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मैंने बेल ली थी। मैंने तो बेल तारक बशीर की ली थी। उस रूलिंग के ऊपर हजारों बेलें हो गई और आज तक हो रही हैं। बल्कि उस जमाने में वो उस रूलिंग की फोटो कापियां करके कराची सिटी कोर्ट में वो फोटो कापी वाला 20-20 रुपए की वो रूलिंग बेचता था कि सारा दिन वकील वो रूलिंग खरीदने आते थे। तो तारक बशीर केस PLD 1995 तो सुप्रीम कोर्ट, तो वो मेरा केस था। तो वो बात यह है कि एक अगर कोई रूलिंग बन जाती है तो वो तो फिर सबके लिए होती है ना, क्योंकि इंसाफ के तकाजे यही होते हैं। ये नहीं होते कि सिर्फ तारक बशीर को दे दें बेल तो फिर किसी को नहीं देंगे। तारक बशीर को जिन असूलों की बुनियाद पे बेल मिली, उन असूलों की बुनियाद पे नीचे हजारों लोगों को मिल गई। सही। इसमें एक और एलिमेंट भी है ख्वाजा साहब के, जो आज राना शमीम साहब जिस तरह अदालत में पेश हुए और जिस तरह अदालत भरम उन पे हुई और कुछ कई सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। एक तो ये कि जी वो सरबा मोहर वो कहते थे जी मैंने किया हुआ है, वो तो बिल्कुल एफिडेविट जो था वो खुला हुआ था। वो तो जो कोरियर कंपनी है उसकी मोहर लगी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। वो अदालत की तरफ देख रहे थे कि अदालत खुद इसको खोल दे। मेरा सवाल आपसे है ख्वाजा साहब कि इन हालात में जब आपको लग रहा हो कि 2-3 तारीखों में आपका केस वीक हो रहा है, अब जो अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा है कि जी अगर आप इसको कहें कि आप इस्तेमाल हुए हैं, यानी PMLN ने नवाज शरीफ साहब ने आपको इस्तेमाल कर किया तो हम ये केस परसू नहीं करेंगे, आपको लगता है अल्टीमेटली ये इशू उस तरफ जाएगा? नहीं सर, अब तो जाहिर है राना शमीम ने लंदन जाके फिर उनके दफ्तर में वो किया है, फिर उनकी अपनी ताल्लुकात भी है, ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो अब वो तो नहीं कहेंगे कि मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। वो तो जो हो गया है वो हो गया है। अब वो उस पर सिर्फ वही वो उस एक खातून से किसी ने पूछा कि आप मैरिड हैं, उसने कहा हाँ जी मैं मैरिड हूँ। तो उसने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उसने कहा पछताते हैं। तो सीधी तर्जी इसमें अगर पूछे कि भाई आप क्या करते हैं तो बोलो पछताते हैं, जो करना था वो तो कर दिया। सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक बात ये भी अहम है कि आज अदालत में जाहिर है जो सीनियर साफी अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा ख्याल है कि राना शमीम मुझसे की गई गुफ्तगू भूल रहे हैं। इसमें भी जो है वो तजाद सामने आ रहा है, राना शमीम कोई अलग बात कर रहे हैं, अंसार अब्बासी अलग बात कर रहे हैं, तो इसका भी फायदा हो सकता है। सोनिया देखें, इस हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि सारे लोग बहुत सीनियर आदमी है और वेरी सीजन्ड मैन, और सोच समझ के वो इस तरह के जो सीनियर लोग हैं वो उनसे गलती का कम इम्कान होता है। और अब मुझे नहीं पता कि नहीं, इसमें ख्वाजा साहब कैच है, कहाँ तक सपोर्ट करते हैं कि कैच है इसमें, कैच जो इसमें सारे मामले में कैच है वो ये है कि जिस तरीके से अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ और ये मुझे राना शमीम साहब ने ब्रीफ किया था, सारा कुछ बताया था और उनके पास फोन भी रिकॉर्डिंग भी शायद मौजूद है। अच्छा, यहाँ तक बात पहुँच गई है। और फिर तो उसने राना शमीम का काम उतार दिया है। तो राना शमीम साहब कहते हैं कि जी मैंने तो उनको नहीं दी, मैंने तो सिर्फ वो नोटराइज कराने के बाद अपने पोते को दे दी थी, वो तो बंद जगह पे थी, किसने दी है। अब जगह का भी तनाजा है कि जी किस तरीके से वहाँ पे मार्बल मार्च में जो दफ्तर है नवाज साहब के साहबजादे का, वहाँ पे मौजूद थे। और वो जो चार्ल्स गथरी है वो एक खबर ये बता रही है कि जी 1 से ज़्यादा वहाँ पे लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ एक ग्रुप है हमारा मीडिया का, वो पूरी कोशिश कर रहा है ये साबित करने के लिए कि गथरी साहब जो अकेले उसमें थे। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो अखबार का एडिटर है, चीफ एडिटर है अंसार अब्बासी हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इनका इतना कसूर नहीं बनता, इनकी खबर थी, इन्होंने खबर दे दी है, शायद इनके खिलाफ कोई इतना सख्त एक्शन नहीं होगा जितना एक्शन जो है राना शमीम के खिलाफ होगा। जी बिल्कुल सही है ना, जब वो तो पक्का बयान दे रहे हैं कि सर मुझे ये खबर इसने दी है, तो फिर हाउ कैन ही डिनाई, फिर वो सील करना और ये वो। और बात ये है सर, ये जो कहानी बनाई है ना, ये को परियों की कहानी बनाई है कि मैंने लिया, फिर मैंने सील कर दिया, फिर मैंने पोते को दे दिया, फिर सेफ कस्टडी में रख दिया, फिर सेफ कस्टडी से खुल रहा है। इस तरह नहीं होता। हम भी सारा दिन एफिडेविट अपने दफ्तर में बनाते हैं लोगों के, तो कोई बन के एफिडेविट ना सील होता है ना कुछ होता है, उधर ही मेज पे पड़े होते हैं और मुंशी को देते हैं कि जा भाई ठप्पा लगा के लाया। सही।
ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अगर सियासी पहलू देखा जाए तो जाहिर है बाकायदा तौर पर एक बयानिया बिल्ड किया गया PMLN की जानिब से, साकिब निसार की वो ऑडियो लीक्स का मामला आया, फिर ये एफिडेविट का मामला, और सीधे सीधे इसके बेनिफिशरी तो जाहिर है मरियम नवाज शरीफ या PMLN वाले ही। तो सियासी तौर पर आपको लगता है कि एक्सपोज हो गए बुरी तरह से? देखिए, आज की अदालत में दो चीजें जो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई। एक तो अटॉर्नी जनरल ने भी सवाल उठाया कि जी ये सारा जो मामला किया गया इसका फायदा किसको होगा, बेनिफिशरी कौन है, इसका जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ एक और सवाल उठाया गया ना जो बड़ा अहम है, अतरम मिनार साहब जो बड़े माहिर जस्टिस है हमारे, उन्होंने कहा कि जी साकिब निसार की तो बात ही नहीं इसमें, वो तो मसला ही नहीं है, मसला तो आपका है। तो यहाँ से भी बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित हो गया कि जो प्रीमाइज जो एक केस बिल्ड करना चाहते थे साकिब निसार के खिलाफ और उसके बाद को रिलीफ लेना चाहते, तो मेरा ख्याल है वो तो अब मामला जरा टल गया है, दूर चला गया, क्योंकि अब लोग इस तरफ नहीं आएंगे। पहली तो बात है कि वो मामला खटाई में पड़ गया असल में। वो जो प्लानिंग थी ना, मतलब प्लानिंग आउट हो गई है। लेकिन इसमें ख्वाजा साहब एक चीज, लतीफ आफरीदी साहब जो बड़ा आप क्या भी देख रहे हैं, जब वो प्रोड्यूसर एक स्क्रिप्ट लिखता है कभी कभी स्क्रिप्ट आउट हो जाता है। अच्छा, एक चीज ये है कि वो लतीफ आफरीदी जो वकील हैं राना शमीम के, वो एक और कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, सारे मामले की। तो वो आपके ख्याल में, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस मसले को लटकाना चाहते हैं, टालना चाहते हैं? जी नहीं, तो वो उनसे ये पूछे कि अब जो हो रहा है ये क्या है, ये इंक्वायरी नहीं है। अब ये है कि अभी तक तो इंक्वायरी थी, अब अगली पेशी से ट्रायल हो जाएगा। इंक्वायरी और ट्रायल में फर्क होता है। तो अब इंक्वायरी हो गई है मुकम्मल। इंक्वायरी के बाद मतलब माय लॉर्ड जो है अतर मिनल्लाह साहब ने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चार्ज फ्रेम होगा। तो जब चार्ज फ्रेम करने की डेट दे दी है तो इसका मकसद है कि इंक्वायरी खत्म हो गई है, अब ट्रायल होगा। चार्ज के बाद राना शमीम के खिलाफ भी खासा डायरेक्ट ट्रायल होता है। सीरियस नोयत के चार्जेस लग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लोगों ने उनके खिलाफ बातें की हैं कि अपनी उम्र कम करके वो जज बने थे। नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द वे जाके उनको बनाया था। उनको जरदारी साहब के जमाने में PMLN ने उनसे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्हें कह के एक बड़े ओहदे पे उनको रखा था। वहाँ पे वो 40-42 लाख रुपए लेते थे, 6 महीने वहाँ रहे हैं। उसके बाद ये वापस आ गए इस्लामाबाद में, यहीं इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ का ऑफिस बनाया, कभी मुड़ के गए नहीं हो, लेकिन इतनी 40 लाख की तनख्वाह लेते रहे। सवाल ये है कि एक बंदा इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए, उसकी बातों को अदालत कितना सीरियसली लेगी? बस जी, वो तो फिर वो कहते थे बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो अब ये निकल आई है तो अब ये जाएगी तो दूर तक ना। अब इसमें सारा कुछ गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया है, फिर वो तनख्वाहें भी आ गई हैं, फिर वो जो ऑफिस बनाया है वो भी आ गया है, तो बात फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा ख्वाजा साहब, आज जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये मामला इस अदालत का और हमारे एहतसाब का है, ये मामला सिर्फ तौहीन अदालत का नहीं है, यानी कि बड़ी सीरियस तरीके से इस अदालत जो है वो सारे मामले को देख रही है, बड़े सख्त रिमार्क्स भी आ रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि अब ये बात साबित हो गई है कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये पूरी एक प्लानिंग के तहत, पूरी एक मंसूबा बंदी के तहत स्क्रिप्ट एक लिखा गया, अदालतों को किस तरीके से प्रेशराइज करना है और फिर केसेस में रिलीज? लेकिन अभी मैटर सब जुडिस है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक बात ये बता दूं कि आज जो उन्होंने तारीख दे दी है चार्ज फ्रेम करने की, तो चार्ज फ्रेम करने के ऊपर जब जजेस पहुंच जाते हैं तो मीन्स के वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई ये जिस बंदे ने जो भी काम किया है ये हरकत मेलाफाइड है, गलत है। और जब ये चार्ज, अभी तो लैंग्वेज आएगी तो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या चार्ज फ्रेम हुआ है, लेकिन एक दफा उन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया है कि चार्ज फ्रेम होना है। तो जब चार्ज फ्रेम होना है तो मीन्स की इंक्वायरी जो है वो सारी, तो फिर आगे कानूनी प्रोसीजर क्या हो सकता है, मतलब ये। और दूसरा ये ख्वाजा साहब आपको लगता होता है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज फ्रेम हो जाता है तो गवाह बुलाए जाते हैं, PW1 PW2, फिर इनको भी सफाई के गवाह देने का मौका होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा, फिर जो स्टेटमेंट, जो पूरा ट्रायल का तरीका है, फिर उसके बाद रिजर्व होगी या देर देर को अदालत सुना देती है। और एक चीज और बताएं, हमारे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने एक और बात की है कि इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। आपको लगता है सियासी तौर पे नवाज शरीफ और बाकी लोगों ने इनको इस्तेमाल किया? ये जो बहुत सारे रिलीफ उनसे लेते रहे हैं, जो आप जज बन के वहां पे गए, ये पे बैक का टाइम था और उन्होंने इस चक्कर में सारा कुछ करने का फैसला किया? देखिए, फिर अब ये अटॉर्नी जनरल ने इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है वो सारे अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखकर, तो अटॉर्नी जनरल की भी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट है और खालिद जावेद तो ज़ाती तौर पे भी बड़े जिम्मेदार आदमी है।
अब उनका अगर ये ख्याल है तो इसका मतलब है कि दुरुस्त है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून ख्वाजा नवीद साहब। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने। लेकिन एहतशाम साहब, ये जो मुल्की सियासत में एक बार फिर डील की खबरें चल रही हैं मुस्लिम लीग नून के, हम देख रहे हैं कि बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कभी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तारीखें भी दी जाती हैं, फिर कल खाकान अब्बासी साहब एक शो में ये कहते सुने गए कि नहीं ऐसा कोई बयान नहीं आया, या जो है सादिक साहब ने बयान दिया उनका अपना जाती बयान है। तो ये चल क्या रहा है? कल आपने भी खबर दी नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक, तो ये क्या खबरें कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी सियासत में दिसंबर का महीना देखते हैं कि सियासी लोगों के लिए भी और हुकूमतों के लिए भी बड़ा महंगा, बड़ा भारी होता है। ठीक है ना। अब कई हवालों से आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को गए हुए मेरा ख्याल 2 साल तो हो गए हैं शायद। अब कोई वहाँ पे बात बन नहीं पा रही कि कल भी जैसे हमने बात की थी, यहाँ आने के लिए जो मुश्किलात हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाएगा, अदालतों से कैसे जान छूटेगी, पार्टी के अंदर खानदान के अंदर इख्तलाफात हैं, किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, फिर ये कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी किसी और तरह सोचती है, पीडीएम का और मौक़िफ़ बीच में आता है, पीएमएलएन किस तरह और सोच रही है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पीएमएलएन को खबरों में रहने का बड़ा ज़बरदस्त ढंग आता है। अच्छा। बड़े प्लान करके चीज़ों को लेके आते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी फिजल आउट हो जाएगा। अच्छा। अगर शायद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जी वो नहीं आ रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये हाइप क्रिएट की गई, क्यों इतना इसको बिल्ड किया गया इस मामले को कि जी उन्होंने आना ही आना है, वो ज़रूर आएंगे। और फिर सिनेरियो बिल्ड किया गया, जी आपने देखा कि जी आएंगे, तारीखें दी गई, तारीखें दी गई और कहा गया कि जी आएंगे, जेल जाएंगे, फिर अदालत के जरिए उनको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर ये होगा। अब अंदर से जो इतलात आती हैं, जो अदरवाइज पार्टी के लोग भी बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी जब तक कि ये हुकूमत मौजूद है, ये नवाज शरीफ साहब ये रिस्क नहीं कभी लेंगे आने का। वो उसी सूरत में आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, एक केयर टेकर सेटअप नया बन जाएगा, ये हुकूमत नहीं रहेगी। नैब का आप देख लें, चेयरमैन के बदलने की बातें हो रही हैं, 3 साल का पीरियड उनका खत्म हो गया है, एक ऑर्डिनेंस के जरिए उनको एक्सटेंशन दी गई है कि जब तक नए चेयरमैन की तैनाती नहीं होती वो रहेंगे। अब ये केसेस अपनी जगह पे हैं, अब कंसेंसस नहीं होगा तो नया चेयरमैन भी नैब नहीं आएगा। उसी के मामले को भी तो जोड़ा जा रहा है कि जाहिर है उन्हें पाकिस्तान आना ही है हर सूरत, वहां पर उनको वीजा के उसूल के लिए मुश्किलात हैं, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि अल्टीमेटली उन्हें आना ही है तो पहले से ही ग्राउंड बनाया जाए कि बस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आने के लिए तो एक बड़ी बात हो रही है ना कि जी उनको पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स, उनको एक वीजा लेना पड़ेगा, उनको वीजा कह रहा हूँ, पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए, उसके लिए वो यहाँ आएंगे। तो उसके बाद साहब कह रहे हैं मैं 24 घंटे के अंदर अंदर जेल से टिकट भी दे दूंगा, पासपोर्ट भी दे दूंगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि जी क्या इस वक्त वो आएंगे? पार्टी के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है उनके लिए सियासी तौर पे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ आना। हाँ, एक बात पे बैंक किया जा रहा है कि अगर मरियम नवाज साहबा को रिलीफ मिल जाता है एहतसाब कोर्ट के हवाले से, जहां उनको 7 साल की कैद हुई थी, 10 साल की नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद वो केस मूव कर सकते हैं, केस उनका वीक हो जाएगा, उसके बाद कोई नया एक वकील लोग आर्गूमेंट लेके जाएं तो शायद बात बन सकती है। आम हालात में वो नहीं आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त हुकूमत दबाव में आई है और बार बार बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया कि जी उनको लाने की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर था, ये जरूरत ही नहीं थी। इसी को लेके आपने देखा कि हुकूमत के लोग वो कहते हैं पैनिक कर गए, अभी आए नहीं है तो उनकी टल्ली बज गई है, सारा वक्त यही बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जी ये बड़ी बात है कि 3 साल 2018 से जब उनको नाली हुई थी वो खबरों में आज तक रह रहे हैं, पीडीएम के जलसों से भी खिताब करते रहे, बावजूद इस बात के लोगों ने कहा कि जी नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब को क़यादत नहीं देंगे, पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी चल रही है। जो बात मानने वाली है, आज भी लोग उनके इंटैक्ट है, उनका ख्याल था लोग भाग जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, किसी भी भुगत रहे, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। जो बात है सियासी तौर पे करना चाहिए कि सामने आए मैदान में। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अफनानुल्लाह साहब आपके वक्त। अफनानुल्लाह साहब, आगाज कर लेते हैं, ये राना शमीम के बयान हल्फी का जो मामला है ये तो आज अदालत में बुरी तरह पिट गया है। सर, ये ऑडियो वीडियो, ये बयान हल्फी वाला मंसूबा तो ऐसा लग रहा है कि बैकफायर कर गया है। मजीद क्या कोई ऑडियो वीडियोज आनी है या कोई स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? इस सबसे तो फायदा नहीं होने वाला आपका। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये जो है ऑडियो वीडियो वाला मामला जो है ये
ये कोई एक नहीं है। जस्टिस सिद्दीकी साहब की क्या कहते हैं तकरीर है, अपना जज अरशद मलिक साहब की जो है वो उनकी टेस्टिमनी है, फिर राना शमीम साहब का क्या कहते हैं वो एफिडेविट है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलके एक पूरा ट्रेंड बता रही है कि कैसे जो है वो जो कोर्स ऑफ जस्टिस था उसको चेंज किया गया किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और पीएमएलएन की लीडरशिप को बाहर रखा गया। तो वो जो है अब उसके अंदर ये है कि मीडिया ट्रायल वगैरह रह गया, ये फवाद चौधरी वगैरह रोजाना की कहानी एक सुना देते नहीं, वरना हकीकत यही है कि आवाम को तो ये पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जो है वो जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको बाहर रखने के लिए पूरी साजिशें की गई और उनको बाहर रखा गया। और ये पहली दफा नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क की तारीख में ये पहले भी हो चुका है। वो तैयारा साजिश केस बनाया गया था, 21 साल नाअहली और एक उम्र कैद अपना उम्र कैद दी गई थी और 2 करोड़ रुपए फाइन किए गए थे। तो ये जो एक सिलसिला है जो हमारे चलता रहेगा। अफनान एक चीज बताइएगा, अभी आपने जज मरहूम अरशद मलिक साहब का जिक्र किया, उनकी ऑडियो वीडियो और पता नहीं क्या क्या, मरियम नवाज साहब अभी रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अब आमतौर पे लीगल कम्युनिटी में सारे लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि अगर जज अरशद मलिक साहब की ओरिजिनल वीडियो अदालत में पेश की जाती तो मरियम नवाज साहबा नेक्स्ट हेयरिंग में वो जनाब बरी हो जाती और इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब की भी होता। मेरा सवाल आपसे कि इतना दबाव हुआ, अदालत पूछती है कहाँ भाई वो क्यों नहीं लेके आए, आप ओरिजिनल में दें, वो नहीं लेके आ रहे, तो आप नहीं समझते कि ये उस लिहाज से आपको नुकसान हुआ, यानी पीएमएलएन को? देखिए, हमने जो है जो एविडेंस जो हमारे लीगल जो है टीम समझती थी कि जो एविडेंस हमें पिटीशन का हिस्सा बनाना चाहिए, वो हमने उसके ऊपर जो है वो उसको हिस्सा बनाया है। इसके अलावा जो ऑडियो और वीडियोस वगैरह है वो तो अवेलेबल है ऑनलाइन, हर जगह पे कहते हैं वो उसको मतलब कोई भी व्यू कर सकता है। तो ये इसके ऊपर इसके लीगल मेरिट के ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, मैं लॉयर तो नहीं हूँ। अदालत की बात कर रहा हूँ अफनान, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। अदालत ने ये बात कही थी कि जी कहाँ है वीडियो, और यही बात एतजाज एहसन भी बड़े कानूनी माहिर भी कहते हैं कि जी उनको पेश करनी चाहिए थी। जब आपने एक चीज़ को एक हिस्सा बनाया है केस का, तो जाहिर सी बात है उसी की बुनियाद पे आपने रिलीफ लेनी है। अरशद मलिक साहब खुद बता रहे हैं वीडियो के मुताबिक जो आप लोगों ने कहा कि जी मैं कैसे यूज़ हुआ हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या खाली इन बातों से बात बनेगी? अदालत तो रिकॉर्ड मांगती है, हार्ड फैक्ट मांगती है, एविडेंस मांगती है। वो एविडेंस आपके हाथ में है, वो क्यों नहीं अदालत में पेश किया जाता? वो एविडेंस जो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है उसके ऊपर क्या हुआ है? जस्टिस सिद्दीकी साहब अदालत नहीं समझ रही, काफी है। जस्टिस सिद्दीकी साहब की वीडियो जो है वो जज है, उन्होंने क्या कहा गया कहते हैं अपनी उसके अंदर, वो कुछ ढकी छुपी बात है, उससे ज्यादा बड़ा एविडेंस क्या होगा? और वो मतलब कि कोई आम जज भी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आम जज नहीं है अफनानुल्लाह साहब, लेकिन जितनी उनकी सजनिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में वो भी आपको पता है। वो तो इसलिए हुई थी ना क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए थे वो पनामा वाले थे ना। नहीं, बाकी लोग भी बैठे, पनामा के अलावा भी लोग बैठे हैं उसमें, जिन्होंने खुद जो है वो साजिश का हिस्सा है। वो तो जाहिर है उनको तो बुरा ही लगेगा जस्टिस सिद्दीकी साहब जब उनकी जो है वो बीच चौराहे में उनकी जो है वो मामला खोलेंगे, तो जाहिर है उनको तो तकलीफ ही होनी थी। उन्होंने कौन सा कहना था बड़ा अच्छा काम किया। देखिए एक बात तो माजरत के साथ अफनान, एक बात तो आप माने ना कि जब अदालत ने उनसे सवाल किया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से कि जब ये आपको आईएसआई के चीफ ने बातें कही थी तो आपने अगले दिन आके अदालत में क्यों नहीं बात की? आप हमें बताते, आप ये केस लेके जाते। जब आपको फारिग कर दी गया, बात खत्म होगी, उसके बाद आप लेके आ रहे हैं। नहीं, पहले फारिग थोड़ी किया गया था, जब वो सिटिंग जज थे तब उन्होंने तकरीर की है। बात यह है कि उस वक्त क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने या बाकी जजों ने, रोक लेते ना, कहते हैं उनका अपना साथी जज था जो कह रहा था, वो ये कि आज क्यों कहा, कल क्यों कहा, परसों क्यों कहा। वो भाई जब कहा है तो क्या किया आपने उनको सजा नहीं दी, आपने अपने जज को फारिग कर दिया। नहीं, माजरत के साथ अफनान, ये बात जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को अपनी अदालत में कहनी चाहिए थी कि मुझे अप्रोच किया आईएसआई के चीफ ने, अदालत में बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और जाके पिंडी बार में जाके उन्होंने बातें की थी। बार में जाके उन्होंने बात की है तो अदालत में करनी चाहिए थी ना। अब अदालत में करते तो आप कहते बार में क्यों नहीं की? नहीं, अदालत उनको जब अप्रोच किया, वो सिटिंग जज थे ना, सिटिंग जज थे, वो कहते थे मुझे अप्रोच किया गया। बात ये है कि आप जो मर्जी कर ले, अगर अगले ने नहीं मानना तो कोई इलाज नहीं है। अफनान साहब, राना शमीम साहब के बयान हल्फी के साथ भी हुए, अदालत खुद सवालात उठा रही है कि इसके बेनिफिशियरी कौन है। उनके अपने बेटे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं, मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग सिंध के वो सदर भी रहे हैं। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, अदालत खुद सवालात उठा रही है, तो बैक टू बैक जो चीजें जिनके आप हवाले दे रहे हैं, ये तो मूव खुद आपके अपने गले पड़ रही है। कैसे गले पड़ रही है? मामला सब जुडिस है,
कोई उसके ऊपर फैसला नहीं आया। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है इस वक्त PMLN का। चलें मीडिया आगे ट्रायल आपका चलें अफनान साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ी डील वगैरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से बड़ी कयास आ रही हैं, जन्म ले रही हैं। तो सर ये मामला बेसिकली है क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? अयाज सादिक साहब तो तारीख भी दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 20 जनवरी को। खाकान अब्बासी साहब को कल एक शो में मैं सुन रही थी, वो कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं है, ना नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये तो वैसे ही बयानबाजी की जा रही है। तो ये मामला चल क्या रहा है? वाकई आ रहे हैं, नहीं आ रहे? देखिए, बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, मगर इसकी डेट उन्होंने नहीं दी। कोई लोग जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो सकती है या वो हो सकती है, वो अंदाजों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इसकी हकीकत कि वो किस तारीख को वापस आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ही मालूम है। अयाज सादिक साहब ने तो तारीख दी है ना, वो तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करके आए लंदन से 20 जनवरी को। तो फिर इस पर जी शाहिद साहब ने जो है वो क्लैरिफिकेशन दे दी है ना इसके ऊपर। जब पार्टी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही, ठीक है ना, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई डेट नहीं दी, ये ऑफिशियल स्टांस है पार्टी का। सही। इसके अलावा स्पेकुलेशन वगैरह है जो भी आप कर लें। तो अफनान साहब, क्या कोई मुफाहमत हो गई, क्या कोई बैकडोर, कोई ऐसी बातचीत चल रही है? देखिए, हमारी कोई जो है वो कोई डील नहीं हो रही या कोई इस तरह का मामला कुछ भी नहीं है। इसका एक तासुर जरूर दिया जा रहा है। हम ये बेसिकली चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के तहत जो भी जीते वो हुकूमत बनाए, चाहे वो PTI हो, पीपल पार्टी हो, जो मरजाम हो, हम लोग हो, वो हमारी डिमांड है। उस रास्ते में हम चल रहे हैं बेसिकली। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो है। मुझे जो अफनान बात समझ आती है, मैं तो मोहम्मद जुबैर साहब की बात को बड़ा वजन दूंगा, जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया था और आज भी इस बात पे वो कायम है। मैंने देखा कि इस बात पे हटे नहीं है कि हमारे अदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, बहाल हो गए हैं। उसके बाद कुछ और लोगों ने कहा कि जी जरूरी तो नहीं है ना पाकिस्तान का एक जी बीच में आपका जो बंदा है वो बोल रहा है, आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही। चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं अफनान साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। एहतशाम साहब, आप अपनी बात छोटी सी बात कर रहा था, फिर मैं चाह रहा था अफनान से ही बात करूं। बड़ा अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मुल्क की सियासत इस वक्त जो है ना सोनिया साबी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पॉलिटिकल लोगों के स्टेक्स बड़े हाई हैं, सो इस गवर्नमेंट उनके भी मामलात इस तरह के हैं कि परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी होती, KP का इलेक्शन ठीक तरीके से जीत जाते होते, सूरत हाल शायद ऐसी ना होती। अब सवाल अफनान, सब बड़ा हो रहा है जो आपके हिसाब से देखा जाए, अपना ओपोजिशन के हिसाब से वो कहा जा रहा है कि जी ये 2 दिन के बाद मिनी बजट फाइनेंस बिल में तरमीम की जाएगी और पेश किया जाएगा, जिसमें 350 रुपये की टैक्स छूट वापस होगी, नए टैक्सेस की बात हो रही है। स्टेट बैंक जो है ना उसमें मजीद उसको कहा जा रहा है कि जी मजीद उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी 181 लोग हैं जो PTI के सपोर्टर हैं, 172 लोगों की उनकी ज़रूरत है। अभी नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी और सारे लोग कह रहे हैं ब्लॉक करेंगे। मेरा सवाल आपसे कि जिससे पहले भी मौके मिले थे और जिस तरीके से चाहे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को हटाने की बात हो, चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात हो, किसी और को सेंटर बनाने की बात हो, वहाँ कामयाबी नहीं हुई, तो ये कैसे ब्लॉक करेंगे? ये क्या आपके ख्याल में ये जो बिल पास करने जा रहे हैं मेजॉरिटी देखी जाए तो उनके पास है? देखिए, जो ज्वाइंट सेशन से 1 हफ्ता पहले 2 प्राइवेट बिल मूव किए थे नेशनल असेंबली के अंदर, वो दोनों प्राइवेट बिल जो है वो अपोजिशन ने ज्यादा वोटों से जीत गई थी। इससे पहले अगर आप चले जाएं तो जब सेनेट का ये इस्लामाबाद की सीट पे सेनेट का इलेक्शन हुआ तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते। तो ये हमने किया है, करके दिखाया है कि हमने हुकूमत को शिकस्त दी है नेशनल असेंबली में। अब ये जो है बुनियादी तौर पे जो मामला जो है वो बॉयल डाउन होके आएगा कि बैसाखियां जो है इनके साथ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर तो नहीं लगी हुई फिर तो ये फारिग है, फिर तो ये नहीं कर पाएंगे। मैं आपको भी बता दूं, अगर तो किसी ने फोन करके कहा वो फिर उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर वो ना हुआ मामला ज्वाइंट सेशन वाला तो फिर इंशाल्लाह ये जो है हम इसको रोक लेंगे। लेकिन अफनान साहब, आप बैसाखियों को बहुत ज्यादा इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी हिकमत अमली क्या है? मिनी बजट रोकने की बड़ी बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब को मैं देख रही थी बड़े बयानात दे रहे हैं। आप मिनी बजट रोकने के लिए आपकी अपनी हिकमत अमली क्या है? इत्तेहादियों से आपने कोई अप्रोच किया, नाराज अरकान को आपने अप्रोच किया? ये बैसाखियों पर इल्जाम देना तो ठीक बात नहीं है ना, आप अपनी हिकमत अमली ठीक करें।
नहीं, हम अपनी हिकमत अमली क्या ठीक करें, हमारे सारे एमएनए पूरे थे, सारे सेनेटर पूरे थे ज्वाइंट सेशन के ऊपर, और हम अब क्या करें इसके लिए, पीडीएम के सारे सेनेटर्स पूरे थे। अब इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, कि अब बात यह है कि आमिर लियाकत साहब ने टीवी पे आगे क्या कहा, एक दफा नहीं बहुत बार क्या कहा, तो उसके बाद फिर पीछे क्या रह जाता है। जब आप लोगों को पकड़ पकड़ के ला के बिठा के उनसे वोट दिलवाएंगे तो फिर जाहिर है उसके बाद हम ये भी ना बोले कि ये सब कुछ हुआ है। मौलाना ये तो साहब फिर हम का तो बोलेंगे। अफनान साहब इत्मीनान हो गया है कि बैसाखियां हट गई हैं, केपीके के बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो बात कर रहे हैं कि देखें जो ही इनके ऊपर से सपोर्ट खत्म हुई, इनका हाल देख लें, तो आपका इत्मीनान कैसे होगा कि बैसाखियां अब नहीं रही हुकूमत के साथ, कैसे इत्मीनान होगा आपका? देखिए, हम जो है वो जाहिर है मतलब कि सिचुएशन को इवेल्युएट करेंगे। अगर तो देखें मामला जो है वो ऐसा हुआ जिसके अंदर किसी को कोई कॉल नहीं की गई, किसी को कोई फोर्स नहीं किया गया, किसी को लाया नहीं गया, तो हम जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम हार भी गए तब भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर अफनान, ये तो अच्छी बात है, मतलब ठीक है, जमहूरियत की रूह ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो चाहे इलेक्शन में हो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, वोटिंग हो उसमें। अब अहम सवाल ये पूछा जा रहा है कि जी 3-3.5 साल हो गए हैं जो प्लान किए गए थे मुश्तरका तौर पे भी और आपके अलहदा तौर पे भी और पीपल्स पार्टी के तौर पे भी, इन हाउस तब्दीली की बात, फिर उसके बाद जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात, फिर उसके बाद कहा गया कि जी मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। जरदारी साहब कह रहे हैं कि लाहौर आके मैं बैठ जाऊँगा, और मरियम साहबा का बयान बार बार चलाया जाता है, चलता है, वो कहती है मैं चाहती हूँ 5 साल मुकम्मल करें। तो मेरा सवाल आपसे है, तो ये क्या दबाव कितना बढ़ेगा? खुद तो जाने वाले नहीं है, सियासत में तो ऐसा नहीं होता कि पार्टी जो बस से इख्तियार हो खुद छोड़ के चली जाए। किस तरह का दबाव समझते हैं कि डलेगा तो ये इनको फारिग किया जाएगा? देखिए, अगर तो ये बात सामने आ गई कि हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है मिनी बजट पास कराने के लिए, तो ये एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए। उसके बाद जो है फिर ये है कि ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कॉल कर सकती है। हो सकता है हुकूमत का वोट पहले भी लिया था एक दफा, फिर ले लेंगे वो। चले वो तो फिर जब होगा तो वो तो देखेंगे ना। तब तो फैजियां थी ना बहुत सारी इनके साथ, अब वो नहीं है मामला जो पहले था। अच्छा, तो अब जो है वो देखते हैं ना, मतलब देखें केपीके का इलेक्शन हुआ, सारे पाकिस्तान ने देखा कि वहां पे क्या हुआ इनके साथ। ये बाई इलेक्शन हुए, सारे पाकिस्तान ने देखे, 15 में से 13 हार गए। तो ये लेकिन ये देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है, या आने वाले दिनों में ये बात अनरेवल हो जाएगी ये एक्चुअली मामला है क्या। अच्छा अदनान साहब, पीटीआई को जो शिकस्त हुई केपीके के अंदर, उस पर मुस्लिम लीग नून बड़ी जश्न मना रही है। पीटीआई को शिकस्त हुई, चले मान लेते महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, उनकी अपनी नाकामियों की वजह से, तो सर अगर आवाम ने उन्हें मुस्तरद किया तो मुंतखब तो आपको भी नहीं किया, तो आप किस बात की खुशियां मना रहे हैं? मौलाना की खुशी में आप भी खुश हैं? देखिए, मौलाना हमारे इत्यादी है पीडीएम के अंदर, और अगर वो जीतेंगे तो हमें खुशी होगी, जाहिर है हमें अफसोस तो नहीं होगा। हमारा इत्यादी अगर मैदान मारेगा तो हमें खुशी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज अफनान इंटरप्रेट इसको इस तरह भी किया जा रहा है कि मौलाना साहब ने उसी इलेक्शन कमीशन से उसी हुकूमत के दौरान ये इलेक्शन जीतने के बाद ये फैसला किया और उन्होंने जीतने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, और ये बात वो कहते हैं कि अब कहीं नहीं रही कि जी 2018 का इलेक्शन जो है रिग्ड हुआ था, वो तो बात मान रहे हैं। नहीं, वो मौलाना ने बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं की। ये मेरी नजर से, मैंने सारे अखबार वगैरह देखे, मेरी नजर से इस तरह की बात नहीं गुजरी कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम किया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं थी जिस तरह 2018 में की गई है। और जहां तक बात मुस्लिम लीग नून की, देखिए हम 3 जगहों पे जीते भी हैं। हमारी जो ट्रेडिशनली वोट बैंक है केपीके के अंदर, वो हजारा डिवीजन में है। उधर जिस तहसील में इलेक्शन हुआ वहां हम जीत गए। उसके अलावा सवात और शांगला में हमारी पोजीशन अच्छी है। तो अगर ये हमारे लिए इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जो है वो अगर लाहौर हार जाते तो फिर शायद प्रॉब्लम होती, या पीपल पार्टी सखर हार जाती तो उन्हें प्रॉब्लम नजर आती शायद। लेकिन ये तो पीटीआई का घर था, और खास तौर से पेशावर वैली उधर NA 133 में भी तो पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट लेके वहां पे भी तो आपको लम्हा फिक्रिया में मुतला किया ना उन्होंने, और फिर आखिरी इलेक्शन तो सियालकोट का तो उन्होंने बाई इलेक्शन पीटीआई ने जीत ही लिया था ना। 15 में से 13 जो है ये ठीक है, ऑपोजिशन जीती है, और 2 वो लोग जीते हैं। लेकिन हम जो है वो खानेफाल अभी हम जीते हैं, डस्का जीते हैं, लाहौर जीते हैं, फैसलाबाद उससे पहले जीते हैं। तो ये सारे इलेक्शन जो रिसेंटली हुए हैं, वो फिर कराची में जो हुआ वो भी आपने देखा, पीपल पार्टी जीती। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि हुकूमत जो है उसके हम ये बात कहते थे कि ये हुकूमत जो है
आवाम का वोट लेके नहीं आई। अच्छा, अफनान ये साहब- बाय इलेक्शन और ये सारी चीजें इस चीज की टेस्टिमनी है। अच्छा अफनान साहब, एक आपकी पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि आगे वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। जाहिर है शहबाज शरीफ का नाम लिया खाकान अब्बासी साहब ने, फिर मरियम नवाज ने कहा नहीं ये तो फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है। तो अभी तक कोई फैसला हुआ है या नहीं हुआ? देखिए मेरा जो वजीर आजम के कैंडिडेट है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ वो तो सकते disqualify- तो पार्टी ने इस चीज का हक, पार्टी की लीडरशिप ने इस चीज का हक और हमारे वोटर सपोर्टर ने वो आपके रहबर तो है, आपके लीडर तो है, लेकिन वो उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं अभी? अनलेस कि आप तो आइन में तरमीम करवाएं। मैं मेरी गुजारिश तो सुन ले, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है उसी वक्त वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे ना, अगर उनके केसेस वगैरह खत्म हो गए तभी होंगे ना। पहले भी हो चुका है ना, अहली सजाए मौत, ये सारा कुछ सिलसिला पहले भी एक दफा चल चुका है। अगर मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं कि वो नहीं हो सकते, तो फिर वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो वजीर आजम का कैंडिडेट होगा। अभी तक नॉमिनेट किया नहीं है, वक्त तो कम रह गया है। आपको नहीं लगता कि ये सपोर्टर जो वोटर्स हैं शैडो गवर्नमेंट तो बन जाती है बहुत पहले जी। देखिए ये बात जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारी पार्टी में जो है वो मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो कर सकती है लीड, शहबाज साहब भी लीड कर सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे। हमारी शैडो कैबिनेट वगैरह जो है वो रेडी है। आप उसकी मरियम चिंता तो ना अभी करें, भी नायल है ना अफनान, ये आप क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो नायल है, अनलेस के केस वो भी- उनके खिलाफ हो तब होगा। एक बंदा जो इस वक्त मौजूद है वो पार्टी का सदर है, शहबाज शरीफ साहब हैं। वो क्यों आप लोग कह रहे हैं कि जी खानदान के अंदर भी इख्तलाफ है, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ है, तो इस बयानबाजी से लोग कह रहे हैं कि आपकी मुहिम, अगली मुहिम इलेक्शन की है, वो भी सफर कर रही है। देखिए अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अच्छा, केसेस खत्म हो भी खत्म जाए होने उसके का इंतजार बावजूद हो रहा है। मेरी गुजारिश तो सुन लें, उसके बावजूद जो है वो फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे कि किसने वजीर आजम का कैंडिडेट होगा, जो भी होगा। मतलब एक दफा फिर शाद खाकान अब्बासी बन जाएंगे, चाहे 10 महीने के लिए बने। शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनाना आप लोगों ने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपको जो है वो जो पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने ये वाली बात भी की है कि शहबाज साहब सीनियर तरीन लीडर है, वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा चांस है ये वो हो। इसको कोई वो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं बुनियादी बात बता रहा हूँ आपको कि ये डिसीजन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लेंगे। लेकिन खाकान अब्बासी साहब तो बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, तो नवाज शरीफ साहब से बात किए बगैर वो इतना बड़ा बयान अफनान कैसे दे सकते हैं कि वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे? देखिए वो जो उन्होंने बात की थी वो बिल्कुल उन्होंने ये की थी कि अगर आज इलेक्शन हो जाए और सबसे सीनियर पार्टी का जो बंदा है वो कौन है इस वक्त, वो शहबाज शरीफ साहब ही है ना। और बाकी लीडरान ने भी यही बात की है कि सबसे सीनियर लीडर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब है। तो जो गिवन सर्कमस्टांसिस में उनमें तो वही बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एल भी हैं और मतलब कि उनके अलावा जो है वो ही इज द मोस्ट सीनियर लीडर। और फिर उन्होंने जिस तरह के वो भाई हैं, उन्होंने बहुत बुरे वक्तों में अपने भाई के साथ के वो भी खड़े हामी रहे। है ना अफनान। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैसेज कन्वे किया गया है सीधा कि ये हम थक गए मुजाहमत से, मुफाहमत की, चूंकि शहबाज शरीफ हामी है इसलिए नाम दिया गया है शहबाज शरीफ। और मरियम तो कह चुकी है कि जी मजामत से मफाहमत निकलेगी। देखिए बात यह है कि पार्टी का बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनाते हैं और वो अगर मज़ाहमत का होगा तो मज़ाहमत होगी, अगर मुफाहमत का होगा तो मुफाहमत होगी। सही। तो एहतशाम इसके अलावा नहीं साहब, होती। ठीक है एहतशाम साहब, मुफाहमत और मुजाहमत ये जो दो बयानिए की जंग है, ये आपको लगता है डैमेज कर रही है? देखिए नवाज शरीफ साहब आजकल खामोश हैं, बयान छोटे मोटे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आते थे इदारों के खिलाफ नहीं आ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है हाथ होला उन्होंने रखा है, किसी बुनियाद पर रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं इफ्स एंड बट्स ना की जाए तो शहबाज शरीफ साहब को ही बनते हैं, उन्हीं को बनाना चाहिए। उनकी पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं इलेक्शन में जाना है, MNAs MPs एक अजीब कैफियत से वो गुजर रहे हैं, फैसला नहीं हो पा रहा। असल बात यह है कि मरियम नवाज साहबा के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है शहबाज शरीफ साहब का होना। और इसी तरह से आप देख लें हमजा के साथ भी उनका अपना एक झगड़ा है, या खानदानी तौर पे देख लें, रोज इस हवाले से खबरें आती हैं। कई जगहों पे मरियम नवाज साहबा को बयान याद है कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का हमजा ने अगले दिन बयान दिया कि जी सब ने मिलकर फैसला किया था। तो ये बयानिए जो हैं बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं और जाहिर है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अफनान उल्लाह साहब, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।